नमस्कार। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले 5 वर्षों से निरंतर जारी वेबिनार श्रृंखला का ये आज 192 एपिसोड है, जिसमें डॉक्टर ऋचा यादव आपसे बात करेंगी डिजिटल एडवर्टाइजिंग ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन इन द 21st सेंचुरी। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम हमारे किसी भी एपिसोड को शुरू करने के पहले सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से इसको प्रारंभ करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह, जो भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं, शिक्षण में आने से पहले आप रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी और आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने अपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद, जैसा मैंने कहा, रेडियो इंडस्ट्री से जुड़ी और अब शिक्षण के साथ पिछले कुछ वर्षों से आप संबद्ध हैं। अध्यापन के साथ साथ भारतीय विद्यापीठ के जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों का भी आप संचालन कर रही हैं। रेडियो पॉडकास्टिंग पर आप पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं और रेडियो एक तरह से आपका स्पेशलाइजेशन है। एक शिक्षक के रूप में अपने अकादमिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप वैचारिक और शोध परक आलेखों के प्रकाशन की दिशा में भी संलग्न है। मैं प्रियंका सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ अपना आज का ये कार्यक्रम है इसको शुरू करें। प्रियंका सिंह। Thank you so much, sir. So by this, we are pleased to welcome you in this 192nd webinar media series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 28-year-old bilingual media quarterly journal, considered as the lighthouse of media professionals, and Bharati Vidyapeeth, New Delhi Institute of Computer Application and Management, which is a 60-year-old institution, have joined hands together to organize this media lecture series in online mode. So today we will going to discuss about digital age. We also going to discuss about its advertising has undergone a significant transformation. But before we move ahead, we will remember Lord Saraswati through this vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. By this, I welcome Dr. Richa Yadav ma'am, Acting Dean of Faculty of Mass Communication at Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur. Ma'am, we are very grateful to have you in this platform, and I hope we are going to explore this topic related to evolution of digital advertising and its impact on modern communication. So I'll welcome you in this platform. Thank you so much, sir. थैंक यू। स्वागत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि यह आयोजन आभासी मंच पर हो रहा है, तो स्वागत सम्मान की प्रक्रिया भी हम आभासी ढंग से ही संचालित करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। मैं एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर ऋचा यादव का ई बुके भेंट कर
सम्मान करें, स्वागत करें। जी सर, बिल्कुल। Ma'am, this is just a gesture of honor and respect and gratitude. And through this e-bouquet, हमारा जो मैसेज होता है वो ये होता है कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसी e-bouquet की तरह शाइन करे, स्पार्क करे और हमेशा फ्रेश रहें और वही फ्रेशनेस के थॉट्स हमारे साथ शेयर करें और स्माइल करते रहें. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच। जैसा प्रियंका ने कहा कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी शाइन करें, और हम जैसा हमारे जो भारतीय विद्यापीठ के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर हुडा जी, वो भी इस ई बुके की खुशबू को लेके अक्सर कोई ना कोई शेर गुनगुनाते हैं। तो हम तो यही मानते हैं कि जिस प्रकार फूलों की खुशबू दिग दिगंतर में फैलती है, उसी तरह भले ये आभासी मंच पर है, लेकिन इसको उस जीवंतता के साथ हम महसूस करें। और ये विचारों की खुशबू, ये जो यज्ञ हमने शुरू किया है कोविड की पृष्ठभूमि में 2 अक्टूबर 2020 महात्मा गांधी की जयंती पर, जब सब कुछ थम गया था, मानव सृष्टि का भविष्य एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहा था, उस दौर में हमने एक संकल्प लिया कि इन चुनौतियों के बीच में हम कैसे विचार की दीप शिखा को जलाए रखें। 100 एपिसोड कम्युनिकेशन टुडे ने अपने मंच से किए और अनायास एक आयोजन में सहभागिता करने का मौका मिलता है भारतीय विद्यापीठ में। प्रोफेसर हुडा ने एक एमओयू साइन किया हमारे साथ, और 101वीं जो हमारी कड़ी है वो भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे। भारतीय विद्यापीठ 6 दशक की यात्रा, जैसा प्रियंका ने आपको बताया, और कम्युनिकेशन टुडे 3 दशक की यात्रा हम लोग पूरी कर चुके हैं, उस दौर में गुजर रहे हैं। तो एक तरह से 2 यूनिट्स मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं, और मेरा यह सौभाग्य है कि भारतीय विद्यापीठ की जो एक युवा टीम है शिक्षकों की, वो हमारे इस आयोजन के साथ जुड़ी है और हमारे इस अभियान को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। भारतीय विद्यापीठ ने पिछले कुछ वर्षों में प्रोफेसर हुडा के नेतृत्व में जिस तरह से मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में एक बेहतरीन आधारभूत ढांचे के आधार पर अपना खुद का न्यूज चैनल, न्यूज़लेटर, अद्भुत प्रकाशनों की श्रृंखला, मुझे 3-4 बार मौका मिला है आपके आयोजनों में सम्मिलित होने का और निकट से उन गतिविधियों को देखने का। तो जिस तरह से मीडिया कर्मियों की एक टीम तैयार कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, वो अपने आप में स्वागत योग्य है। कम्युनिकेशन टुडे, मुझे लगता है जो भी हमारे मित्र इस मंच के साथ जुड़े हैं, हो सकता है कुछ नए मित्र भी हों। हम जानते हैं कि एक छोटी सी हमारी कोशिश, एक विनम्र प्रयास कि मीडिया के क्षेत्र में जो शोध अनुसंधान हो रहा है उसे एक मंच प्रदान करें। हमारी अपनी वेबसाइट communicationtoday.net, आप सभी से अनुरोध कि जब भी समय मिले और आपकी रुचि हो मीडिया संबंधी विषयों पर, हमारी वेबसाइट पर जाएं, सारे अंक आपको वहां मिलेंगे। ये जो हमारा 192nd जो एपिसोड है, अब तक जितने भी हमने एपिसोड किए हैं सभी की रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। आप अपनी समय सुविधा के अनुसार रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस विचार यज्ञ को, विचार आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। 500 से अधिक एक्सपर्ट्स जो विविध क्षेत्रों के हैं, अलग अलग अनुशासनों के हैं, मीडिया, प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविजन है, ट्रेडिशनल मीडिया है, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, इवन फिल्म और थिएटर, और मीडिया के साथ साथ जो दूसरे डिसिप्लिन है, फ्रॉम वाइस चांसलर टू असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिशियन टू एडमिनिस्ट्रेटर, अलग अलग क्षेत्रों से जो विद्वान हैं वो हमारे इस मंच को सुशोभित कर चुके हैं और विभिन्न विषयों पर, मूलतः वो मीडिया से संबंधित हैं, उसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर ये विचारों की नियमित श्रृंखला जो है हम एक तरह से चला रहे हैं। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इस यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। जैसा कि आपसे अभी निवेदन किया मैंने, आज का जो हमारा विषय है डिजिटल एडवर्टाइजिंग ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन इन द 21st सेंचुरी। डिजिटल विज्ञापन 21वीं सदी में संचार का स्वरूप किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, उस पर हम आप बातचीत करेंगे। और आज का जो विशिष्ट वक्तव्य है वो डॉक्टर ऋचा यादव, जैसा अभी बताया, हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार यूनिवर्सिटी में आप एक्टिंग डीन के रूप में काम कर रही हैं। विस्तृत परिचय मैं जब अभी आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए, उस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
लेकिन डिजिटल क्रांति ने हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इस डिजिटल क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ हो। शिक्षा की बात कीजिए, व्यापार की बात कीजिए, मनोरंजन की बात कीजिए, राजनीति की बात कीजिए, संचार की परंपरा जिस तरह से उसने प्रभावित किया है इन सारे क्षेत्रों को, तो भला विज्ञापन और मनोरंजन जैसे माध्यम इससे कैसे अछूते रहते। 21वीं सदी में जिस माध्यम ने पारंपरिक विज्ञापन की सीमाओं को तोड़ते हुए संचार को अधिक सशक्त, तीव्र और लक्षित बनाया है, वो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। आज विज्ञापन केवल उत्पाद बेचने का माध्यम नहीं रहा। आप कैसे अपने उपभोक्ताओं के साथ एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, किस तरह से उस अनुभव और एक जो पार्टनरशिप है, सहभागिता है, उसे किस तरह से एक प्रभावी मंच के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये सब कुछ आज हम देख सुन महसूस कर रहे हैं। डिजिटल विज्ञापन अर्थात इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनको कैसे प्रचारित प्रसारित किया जाए, ये उसकी मुख्य अवधारणा है, जिसमें आपके सोशल मीडिया, विभिन्न तरह की वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, वीडियो, ईमेल, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। एक व्यापक रूप से यदि आप इसको समझने का प्रयास करें तो उनको शामिल कर सकते हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर या जिसको आजकल एक्स कहते हैं आप, लिंक्डइन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने भी जिस तरह से यहाँ विज्ञापन की उपस्थिति दर्ज हुई है, पूरी तरह से बदल दिया है। अब विज्ञापन एक तरफा संदेश नहीं है, बल्कि उपभोक्ता के साथ संवाद करने का एक माध्यम बन चुका है। मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों में, बल्कि 5 वर्षों में जिस तेजी से परिवर्तन हुआ है, उसने पूरी हमारी कई दशकों की जो परंपरा है उसको एक तरह से बदल दिया है। डिजिटल विज्ञापन सीधा जो आपका टारगेट ग्रुप है, टारगेट कम्युनिकेशन कर पाना इसके माध्यम से संभव हो रहा है। अखबार और टेलीविजन के माध्यम से जहां एक ही विज्ञापन या संदेश बहुत सारे दर्शकों तक पहुंचता था, आज ये संभव हो गया है कि हम उन विज्ञापनों के माध्यम से जिस आयु के उपभोक्ता को हम टच करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, जिस जेंडर का जो सेक्शन है वहां पहुंचना चाहते हैं, जिस अभिरुचि के व्यक्ति हैं वहां तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब जिस तरह का हमारा प्रोफाइल हम चाहते हैं, आज ये संभव है कि आप डिजिटल माध्यमों से वहां तक पहुंच सकते हैं। उनकी जो गतिविधियां हैं उनके आधार पर आप अपना पूरा जो एड कैंपेन या प्लानिंग है उसको संचालित कर सकते हैं। निश्चित रूप से विज्ञापन की जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता है, वो बढ़ी है, और वही कंपनियों की जो लागत है उसमें भी कमी आई है और उसमें व्यापकता का भाव जुड़ा है। डिजिटल विज्ञापनों ने छोटे छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स को नया मंच दिया है। जहां पहले बड़े बजट के बिना प्रचार प्रसार संभव नहीं था, आज सीमित संसाधनों के साथ भी सोशल मीडिया पर आप अपना एक ब्रांड है वो वहां बना सकते हैं। आवश्यकता है आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने प्रयोगधर्मी हैं, आप किस तरह से इन सारी चीजों को संचालित करते हैं। स्थानीय से लेकर के वैश्विक दर्शक तक आप अपनी पहुंच को इसके माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। इसने जो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है उसको और अधिक लोकतांत्रिक बनाया है। ये मंच सभी के लिए खुला है, आप अपनी रचनात्मकता के आधार पर इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंटरैक्टिविटी। अब उपभोक्ता केवल दर्शक नहीं, आपका सहभागी बन गया है, मित्र बन गया है, दोस्त बन गया है। वो आपके विज्ञापन प्रतिक्रिया देता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, अपनी ओपिनियन रखता है। इससे जो ब्रांड और उपभोक्ता के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ता है, वो ब्रांड स्टोरी टेलिंग, इन्फ्लुएंसर, अभी पिछले ही एपिसोड में हमने विमेन इन्फ्लुएंसर की बात की, किस तरह से वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है। अगला जो हमारा वेबिनार है वो हम फिजिकल वुमेन इन्फ्लुएंसर है उस पर केंद्रित करके बात करेंगे। तो किस तरह के इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जो इस मार्केटिंग की दुनिया को एक तरह से कैप्चर कर रहे हैं, और हर उपभोक्ता, हर व्यक्ति आज एक तरह से कंटेंट जनरेटर है। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो किस तरह के बदलाव हो रहे हैं इसको हम महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। डेटा की गोपनीयता की बात अक्सर की जाती है, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है।
भ्रामक सूचनाओं की बात अक्सर की जाती है, भ्रामक विज्ञापनों की बात की जाती है, एल्गोरिदम किस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है, उसे किया जा सकता है, ये कुछ जो हमारे हैं बहुत ही गंभीर चिंता के विषय बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं विज्ञापनों का आधिक्य, जिसको आप एड फटीक कहते हैं, लगातार जो बम्बार्डमेंट विज्ञापनों का हो रहा है, वो भी शायद कहीं हमें विचलित करते हैं, परेशान करते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो अपना एक प्रीमियम उनका सब्सक्रिप्शन है, उसमें वो एड फ्री कार्यक्रम जो है वो आपको दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ एआई का जिस तरह से उदय हुआ है, तो उसने भी डिजिटल विज्ञापनों को एक नया तेवर दिया है, नया सामर्थ्य दिया है। और एआई आधारित एल्गोरिदम ने उपभोक्ताओं की जो अभिरुचियां हैं उनको समझने में, उनको पर्सनलाइज्ड विज्ञापन दिखाने में एक तरह से नई तरह की ओपनिंग की है। जो आपके चैटबॉट्स हैं, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऑटोमेटेड कैंपेन्स हैं, वो इस नवाचार के क्षेत्र में एक एक तरह से नए प्रतिमान लेकर के आए हैं। मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसे तकनीकी विकास ने विज्ञापनों को अनुभव आधारित बना दिया है, जो उपभोक्ता केवल देखेगा नहीं बल्कि साथ के साथ उसका अनुभव भी करेगा। तो चुनौतियों के साथ साथ संभावनाएं भी हमारे सामने आई हैं। चूंकि इस विषय की एक्सपर्ट डॉक्टर ऋचा यादव हैं, वो आपसे विस्तार से इस विषय पर बात करेंगी। जैसा मैंने कहा कि वे जयपुर की जो हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में और एक्टिंग डीन के रूप में आप काम कर रही हैं, जनसंचार और मीडिया अध्ययन उस विभाग में। आप एक समर्पित शिक्षाविद, शोधकर्ता और प्रशिक्षक हैं, जो पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में एक सृजनात्मक सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए विशेष रूप से पहचानी जाती है। अनेक अकादमिक गतिविधियों से आपका सक्रिय जुड़ाव रहा है। शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से अधिक समय से आप काम कर रही हैं। देश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर आपने अपना अकादमिक योगदान दिया है। आपके एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ने आपके उस व्यक्तित्व को एक विशिष्टता दी है। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और एफडीपी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है और अनेक प्रतिष्ठित जर्नल्स में आपके शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। हरदेव जोशी विश्वविद्यालय से पहले मुझे यह सौभाग्य मिला है लगभग 1.5-2 वर्ष तक सेवानिवृत्ति से पहले आपके साथ काम करने का। हमारे विभाग में भी आप लगभग 2 साल तक रही थी। वो उसकी पूरी एक लंबी कहानी है, मैं उस विस्तार से उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन फिर जब हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी बनती है तो फिर ये आप सभी वहाँ पर वापस शिफ्ट कर दिए जाते हैं। उससे पहले हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी में आने से पहले आप जयपुर की एक निजी विश्वविद्यालय है, बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, IIS यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आप जुड़ी रही और विज्ञापन एवं ब्रांड प्रबंधन विभाग, उसमें आपने वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के साथ साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण को भी उन्होंने विशेष महत्व दिया अपने उस पूरे टीचिंग असाइनमेंट्स के दौरान। डॉक्टर ऋचा यादव को टीम बिल्डिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मीडिया मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता प्राप्त है। हमारे यहाँ जयपुर में एक OTS है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें राज्य सरकार के जो अलग अलग विभागों के ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। HIPA या OTS, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, भारत सरकार का है। यहाँ पर भी आप एक ट्रेनर के रूप में आपने बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं और विज्ञापन, जनसंपर्क, रेडियो जर्नलिज्म और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन आपके अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र हैं। शिक्षा, शोध और व्यावहारिक संचार के समन्वय से डॉक्टर ऋचा यादव निरंतर भावी पीढ़ी के जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं उनको दिशा देने के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही हैं। मैं डॉक्टर ऋचा यादव से अनुरोध करूंगा कि जो आज का हमारा विषय है उस पर जो कुछ आपका अनुभव है, अध्ययन है, शोध अनुसंधान है, वो कुछ विचार हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर ऋचा यादव। थैंक यू सर। सबसे पहले तो भानावत सर
कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ न्यू दिल्ली संस्थान का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इस स्पेशल वेबिनार सीरीज का एक हिस्सा बनाया और आई एम रियली ओवरवेल्म्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि भानवत सर हैज ऑलवेज बीन अ गाइडिंग स्टार फॉर ऑल ऑफ अस और आज उनके द्वारा ऑर्गेनाइज इस वेबिनार का एक हिस्सा बनते हुए मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है सर. आई एम रियली इंडेटेड एंड थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम एंड फॉर दिस वेबिनार सीरीज. और मुझे लगता है कि थोड़ी मेरी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, सो प्रोग्राम थोड़ा डिले चल रहा है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, प्रियंका मैम, इफ इट इज पॉसिबल, अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन शेयर कर सकेंगी. जी मैम, बिल्कुल. जी, Ma'am, is it visible? yes, it's visible to me. Thank you. जी, Is the slide get changed? हाँ, स्लाइड चेंज हो गई है. जी, Okay, done. ठीक है. तो जैसा कि भानुवत सर ने इंट्रोडक्शन में बताया ही है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे केंद्रित है, एंड कैसे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से जो एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है स्पेशली, या ओवरऑल एक कम्युनिकेशन है, वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और क्या क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं. और जो हम ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड से जब डिजिटल एडवर्टाइजिंग तक आ गए हैं, तो क्या बदलाव हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी. और कुछ मैं एग्जाम्पल या केसेस भी लेकर आई हूँ जिससे हमें ज्यादा समझ में आ पाए कि हम किस किस तरीके से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल एडवर्टाइजिंग का, हम सब जानते हैं कि इट इज डन टू प्रमोट द ब्रांड्स ऑन डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. तो ये कहीं ना कहीं हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग को डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं. बट इट गोज बियॉन्ड दैट, बिकॉज अब हमें मालूम है कि इवन जो मोबाइल है, मोबाइल एप्स हैं, उनके जरिए भी आप अपने डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं. सो इट इज नाउ अ वेरी लार्जर पिक्चर. ये बहुत सीमित नहीं रह गया है. पहले अगर हम याद करें तो जो पुराने जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स है वो हम बैनर एड्स या पॉपअप एड्स जो आप सर्च इंजन को ब्राउज करते थे या वेबसाइट्स पे जाते थे, वो ही अपीयर होते थे. फिर उनमें धीरे धीरे बदलाव आया कि वो थोड़े थोड़े इंटरैक्टिव हुए, थोड़े एनिमेटेड हुए. पर अब देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, बहुत ज्यादा बदलाव अब हम उसमें देख रहे हैं. और इट इज बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी. और डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इतनी रैम्पेंट है कि हर दिन उसमें बहुत बदलाव आ रहे हैं. तो उसके मुझे लगता है मार्केटर्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो मीडिया के जरिए आप कर रहे हो. तो जो भी आपका प्रोमिनेंट मीडिया है, जो मीडिया जिसका कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, उस प्लेटफॉर्म पे आप अगर जा सकें और पहुंचा सकें अपने एडवर्टीजमेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. कैसे कैसे बदलाव आया है, मेरे फर्स्ट स्लाइड पे ही रहिएगा प्रियंका मैम, आई विल टेल यू, है ना. थैंक यू सो मच. तो जैसे जो जो बदलाव आए हैं अभी जो हम ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट्स में और अभी जो हाल ही में हम एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं, उनमें जो बदलाव है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी जो आपकी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डेटा ड्रिवन एडवर्टीजमेंट है और बहुत टारगेटेड मैसेजिंग है. अब जब हम डेटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं तो हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं. एल्गोरिदम से हम सब भली भांति वाकिफ हैं कि कैसे एल्गोरिदम काम करता है. अगर आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ सर्च किया है तो एल्गोरिदम के जरिए आपको उसका इंटरेस्ट पता, जो मार्केटर्स हैं उनको आपके इंटरेस्ट के बारे में पता लगता है. एंड जब भी आप कोई दूसरा वेबसाइट या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ये डेटा ड्रिवन एडवर्टीजमेंट है. और अब एआई के आने के बाद वहां पे कहीं ना कहीं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की भी बात हो रही है. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वो है जो हमें ट्रेंड्स या कहाँ रुझान जाने वाले हैं उसके बारे में पहले से बता देता है. और उसके जरिए हम अपने जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको, जो हमारे रियल टारगेट कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल हैं, उन तक हम पहुंचा सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है. पहले जो आप मास मीडिया का प्रयोग करते थे, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो, वहां पे हम प्रोग्राम सेंट्रिक रहते थे कि कुछ प्रोग्राम परिवार के लिए होते थे, कुछ प्रोग्राम बच्चों के लिए होते थे, और वहां पे हम सोचते थे कि हम अपने एडवर्टीजमेंट्स, अगर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स हैं तो उनको दें. पर अब आपके पास
और भी सोफिस्टिकेटेड टारगेट मैसेजिंग का जरिया है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है वो है इमर्सिव एडवर्टाइजिंग की जब हम बात कर रहे हैं, या एक्सपीरियंशियल एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं। और ये बदलाव क्यों आया है? क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या उसका एक सबसेट है मशीन लर्निंग, इनका इस्तेमाल हर तरीके से 360 डिग्री अप्रोच के जरिए किया जा रहा है, और उस अप्रोच के जरिए हमने एड्स को ज्यादा इमर्सिव बना दिया। यानी यूजर जो एंगेजमेंट है, जो यूजर एंगेजमेंट वैल्यू है, वो एडवर्टीजमेंट्स की ज्यादा बढ़ गई है। इसके हम रिलेटेड एग्जांपल्स हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। रियल टाइम एंगेजमेंट, जैसे कि भानुवत सर ने बताया कि एआई है, चैट बॉट्स हैं, तो आपका रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। आप कंटेक्चुअली उसी टाइम अपने कस्टमर से इंस्टेंटली और कंटेक्चुअली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि आप इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको अपने कस्टमर्स का या कंज्यूमर्स का, ऑडियंस व्यूअर्स, वॉट एवर यू वांट टू से, उनका आपको एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको मिलता है, और इमीडिएटली आप भी उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो टू वे हो गए हैं। बहुत सारे इस तरीके के विज्ञापन आ रहे हैं जहां पे विज्ञापनकर्ता या एडवर्टाइजर्स कंज्यूमर्स या ऑडियंस को परसुएट करते हैं कि वो भी अपना एक कंटेंट जनरेट करे। तो जो यूजर जनरेटेड कंटेंट के द्वारा भी मार्केटिंग या प्रमोशन हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब इट इज नॉट वन वे नाउ इट इज। अब यूजर्स भी एक कंटेंट डेवलप करके और जनरेट करके उसको अपलोड करके ब्रांड के प्रमोशन में सहायता कर सकते हैं। हाइपर पर्सनलाइज कंटेंट है, जैसे कि हमें मालूम है टेक्नोलॉजी है, तो जो कस्टमाइज एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं। आप हाइपर पर्सनलाइज विद द हेल्प ऑफ एआई, आप उनको बहुत ज्यादा पर्सनलाइज तरीके से भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहीं पे एक जो दूसरी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक सिस्टम है, वो दैट इज प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। नाउ प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग क्या है कि पूरा चीज डिजिटल स्पेस पे इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि आपको डिजिटली ये भी पता लग रहा है एडवर्टाइजर्स को कि कौन सी साइट्स पे या कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम ऑटोमेटेड, मतलब जैसे काइंड ऑफ सिस्टम वेयर यू कैन डू ऑटोमेटेड सेलिंग और बाइंग। तो आपको पता लग रहा है कि जैसे ही कंज्यूमर ने वेबसाइट विजिट करी, तो एक पब्लिशर उसके इम्प्रेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन उस पे ऑनलाइन ही बिडिंग होती है, और जिसकी हाईएस्ट बिडिंग होती है उनका एडवर्टीजमेंट इंस्टेंटली कंज्यूमर को दिखाया जाता है। सो नाउ इट इज अ वेरी क्विक way of reaching to the customers, to your target customers, and very quick consumption is also there from the audience side. Priyanka ma'am, can you please change the slide? जी, ओके, थैंक यू। तो अब हम जैसे हम बोले कि व्हाट आर दी फॉर्मेट्स, कि किस किस फॉर्मेट्स में हम देख रहे हैं। तो जैसे बैनर एड्स और पॉपअप एड्स, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही पुरानी बात हो गई है कि जब हम वेबसाइट्स के जरिए एडवर्टीजमेंट देखते थे या सर्च इंजन, तो बैनर एड्स अपीयर होते थे, या पॉपअप एड्स कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं और एकदम से कोई एड पॉपअप हो रहा है, तो वो एक पुरानी बात है। और या एक दूसरी चीज है कि जब हमको ये भी देखना होगा कि ट्रेडिशनल मीडिया या जो हमारे पुराना ओल्ड मीडिया है, उसके साथ भी डिजिटल सिस्टम को या डिजिटल स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसे डिजिटल बोर्ड्स की हम बात करें, तो आज हम देख सकते हैं कि पासर्स बाय जब रोड साइड पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स ने डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। तो हम उसको बोलते तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है ट्रेडिशनल मीनिंग में, बट देन वो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग को आपने इंटीग्रेट कर दिया है new digital technology से। So digital boards are also very important, very attention seeking element when it comes to outdoor advertising. फिर एक है नेटिव एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट। सो नेटिव एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट, जैसे जो हम पारंपरिक तौर पे एडवर्टोरियल की बात करते थे, सो डिजिटल फॉर्मेट पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम एक तरह से उसको नेटिव एडवर्टाइजिंग बोल सकते हैं, जहाँ पे ये जब आपका जो एडवर्टीजमेंट है, आप कुछ एडिटोरियल कंटेंट या जो भी कंटेंट है उससे अलाइन होते हुए आप अपने ब्रांड के एडवर्टीजमेंट उनके साथ आप दे सकते हैं। सो नेटिव एडवर्टाइजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ब्लॉग्स हो रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, तो कोई भी कंटेंट आपके इंटरेस्ट का देख रहे हैं, वहीं पे आपके इंटरेस्ट से अलाइन प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सपोज टूरिज्म ब्लॉग है, तो वहीं पे आपको टूरिज्म एजेंसीज के एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहे हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट
या एक नया चीज है जिसको हम कैरोसेल एड्स बोलते हैं. Can others also interact, Priyanka ma'am, if I ask something? Yeah, ma'am, they can unmute their mic and speak. Okay. So मैं बस थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि कैरोसेल एड्स के या कैरोसेल एडवर्टीजमेंट्स के बारे में किसी ने सुना है या कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है कैरोसेल एड्स का? Participants, you can give your message either in chat box or you can unmute yourself and speak. Shall I continue? कोई रेस्पॉन्स नहीं है. तो मैं थोड़ा ठीक है, मैं यही जानना चाह रही थी कि एक नया कॉन्सेप्ट है तो किसी को मालूम है तो इन अ वे इट इज गुड आल्सो कि आई कैन शेयर समथिंग न्यू. सो कैरोसेल एड्स होते हैं ये यूजुअली हम वैसे तो फेसबुक के लिए बोलते थे कि फेसबुक ने ये जो फॉर्मेट है इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट अब नाउअडेज आई थिंक जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, दे हैव आल्सो स्टार्टेड कमिंग अप विद देयर कैरोसेल एड्स. कैरोसेल एड्स होते हैं कि आपने कई बार, मैं आगे भी इसका एग्जांपल दूंगी कि कई बार आपने फेसबुक पे देखा होगा कि मल्टीपल इमेज एडवर्टीजमेंट्स आपके होते हैं या हम बोलते हैं मल्टीपल कार्ड एडवर्टीजमेंट होते हैं जिनमें स्टैटिक एड्स भी होते हैं या पिक्चर्स भी होंगी, वीडियोस भी होंगे और कुछ ना कुछ छोटी स्टोरी टेलिंग भी होगी. तो ये हम बोलते हैं मल्टीपल स्वाइपेबल इमेजेस उसमें अवेलेबल होती हैं और वो प्रेजेंट आपको एक यूनिट की तरह किया जाता है पर उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे पिक्चर्स भी होंगी, वीडियोस भी होंगी और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं CTA भी यूज करते हैं, यानी कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन मतलब वहीं के वहीं वो आपको कहेंगे कि यू कैन शॉप नाउ, शॉप फ्रॉम हियर. तो वो कॉल टू एक्शन भी आपको इमीडिएटली वो प्रोवाइड करते हैं. सो ये एक बहुत वेराइटी है कि इस एक एड के जरिए आप बहुत वेराइटी वाला कंटेंट उनको प्रेजेंट कर सकते हैं. अब जैसे कि जो नेक्स्ट है शॉर्ट वीडियो एडवर्टाइजिंग, ऑल ऑफ अस नो अबाउट दिस कि टिकटॉक, इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, इनके जरिए जो शॉर्ट वीडियोस बना के आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ये अब काफी पॉपुलर और प्रोमिनेंट होती जा रही है. और एक्सपीरियंशियल और इमर्सिव एडवर्टाइजिंग के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया. और स्टोरी टेलिंग, जैसे कि भानुवत सर ने बोला कि डिजिटल माध्यम के जरिए हम इमोशनल कनेक्ट या स्टोरी टेलिंग को और भी बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं. ऐसा इसलिए भी कि कहीं ना कहीं जब हम टेलीविजन या ऑडियो विजुअल एडवर्टीजमेंट देखते थे तो वहां पे हमारे पास एक टाइम की सीमितता होती थी कि 30 सेकेंड्स में ही आपको वो एड खत्म कर देना है. अब कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये आपके पास ये यूजर कंट्रोल भी है, अगर आपको देखना है तो आप पूरा देख सकते हैं. थोड़ा सा आप लंबे एडवर्टीजमेंट्स भी, एड फिल्म्स भी उसमें देख सकते हैं. अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर रहे हैं. अदरवाइज इफ देयर इज अ स्टोरी टेलिंग तो दैट makes the consumers and audience more engaged with it. Priyanka ma'am, please change the slide. हाँ, ये कुछ मॉडल्स हैं जिनके बारे में मैं मतलब डिस्कस करना चाह रही थी. जैसे हम आइडा मॉडल है, उसके लिए हम काफी पुराने दौर से हम उसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं जब भी विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट्स की बात होती है. ये दो मॉडल्स हैं जिनके बारे में मैं सोचती हूँ कि ये जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं उन पे काफी एप्ट फॉल करते हैं और उनके लिए ज्यादा सुटेबल हैं. तो जो पहला मॉडल है वो है डिफरेंशिएट ड्रिप मॉडल, जिसको ड्रिप मॉडल बोलते हैं. And it stands for differentiate, reinforce or remind. कई बार R stands for reinforcement, कई बार it stands for remind, and inform and persuade. So now differentiate जो चीज है, पहले हम बोलते थे attention या awareness, अब है कि from the very beginning you have to create a differentiation. तो यहीं पे रोल आ जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी या जो हम ऑगमेंटेड रियलिटी, AI है कि किस तरीके से आप नए तरीके से विज्ञापनों को प्रस्तुत कर सकते हैं या क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर आप एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं इन दी माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. रीइंफोर्समेंट की बार बार जो एल्गोरिदम के जरिए आपके पास बार बार एडवर्टीजमेंट आते हैं. और इसमें एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप वापस, अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट करी है, जैसे आपने वेबसाइट विजिट करी तो वेबसाइट का इंटरेस्ट देखते हुए आपको बार बार वो एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं. तो दैट रीइंफोर्समेंट एंड रिमाइंडर इज कॉन्स्टेंटली देयर with the help of technology. And then of course they keep on informing also, whatever is coming new, keep on informing. And persuade का जो है वो ये है कि
बार बार आपको ऐसे एंगेजमेंट, यूजर एंगेजमेंट ट्रिक्स वो यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं दे आस्क यू टू बाय द प्रोडक्ट, टू टेक द फाइनल परचेज एक्शन। जो और भी ज्यादा सुटेबल मॉडल मुझे लगता है वो है टैम, विच स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल। जो ना टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल बात करता है कि क्यों, इट टॉक्स अबाउट दैट व्हाई पीपल एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो दो चीजों पे निर्भर करता है। एक है कि परसीव्ड यूजफुलनेस, कि वो टेक्नोलॉजी उनके लिए कितनी यूजफुल है, और परसीव्ड ईज ऑफ यूज, कि वो उनके लिए कितने आसानी से या कितनी कन्वीनियंट है उसको यूज करना। तो सिमिलरली जब हम विज्ञापनों में देखते हैं कि आपने एआर टेक्नोलॉजी यूज करी है या वर्चुअल रियलिटी यूज करी है, पर अगर वो आपके ऑडियंस के लिए बस इतना यूजफुल नहीं है या इतना इजीली कन्वीनियंट नहीं है, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो whenever you are using technology, you have to understand that my viewers, my audience, my consumers, my target audience must be aware of that technology, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपने एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो कंफर्टेबल हैं, क्या उनको उसके बारे में मालूम है, या उस दे आर वेल वर्स्ड विद दैट प्लेटफॉर्म एंड दे कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म टू सी योर एडवर्टीजमेंट। अब ये जो मैं कैरोसेल एड की बात कर रही थी, ये वो एडवर्टीजमेंट है। तो नाउ दिस एडवर्टीजमेंट, अगर आप देख सकते हैं कि इसमें दो पिक्चर्स हैं, और इसी के साथ वो मैं अभी कॉपी नहीं कर पाई, इसी के साथ कुछ एडवर्टीजमेंट जिनमें उन्होंने वीडियोस भी हैं, और इसी में आप नीचे देख रहे होंगे कि शॉप नाउ भी लिखा हुआ है। तो दे आर, this is a sponsored thing, but they are giving many other options also, कि आपको डिफरेंट वैरायटी भी दे रहे हैं, और ये एक ही पिक्चर है। इट इज नॉट लाइक दिस, थोड़ा सा हमें समझना होगा कि वो ई कॉमर्स वाला नहीं है, ये एक एडवर्टीजमेंट है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स एक साथ ही एज वन यूनिट ही आपको दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्रियंका मैम जी। नाउ दिस इज वेरी वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट्स। ये है, ये कहीं ना कहीं आपने ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज किया है, जो बर्गर किंग ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसका इट वाज बेस्ड ऑन दैट बर्न दैट एड। तो ये वैसे हम जब एग्जांपल देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग के उसमें हम इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा देते हैं, और ये बहुत ही एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव एडवर्टीजमेंट था, पर जहाँ पे आपने एआर या ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज किया था। अब ये था क्या, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगी कि बर्गर किंग ने इंट्रोड्यूस किया कि अपने यूजर्स को बोला कि आपको एक फ्री बर्गर आपको मिलेगा अगर आप क्या करेंगे, बर्गर किंग की साइट पे आप जाइए। और कहीं इन्होंने किसको टारगेट किया, इन्होंने मेनली टारगेट किया जो इनका मेजर कंपेटिटर जिनको हम बोलते हैं मैकडोनल्ड्स को। और उन्होंने बोला कि जो हमारे कंपेटिटर है उनके एडवर्टीजमेंट हर जगह है, देयर एडवर्टीजमेंट्स आर एवरीवेयर, सो वी वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम उनके एडवर्टीजमेंट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने यूजर्स को बोला कि आप हमारी ऐप पे जाइए, और वहां पे एक लेंस का ऑप्शन था, और उन्होंने बोला कि जहां जहां कहाँ, चाहे मॉल्स में जा रहे हैं चाहे सड़कों पे, जहां जहां आपको मैकडोनल्ड का एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, उस एडवर्टीजमेंट के सामने, अब ये एआर का यूज था कि आप उस एडवर्टीजमेंट के सामने हमारे उस लेंस को सामने लाइए, और जैसे ही वो लेंस आएगा तो लेंस में उन्होंने ऑन स्क्रीन एक एनिमेशन कर रखा था कि उस लेंस में एक फ्लेम्स उठेंगी, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्लेम्स उठ रही हैं, तो वो आग सी उसमें लगेगी, और आग के बाद एक उनका डिस्काउंट कूपन अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे, दैट विल बी फॉर अ फ्री वोपर बर्गर फ्रॉम बर्गर किंग। तो अब उनका क्या था कि बर्न दैट एड किसका एड, दैट बर्न योर, मतलब कंपेटिटर्स के एडवर्टीजमेंट आप जितना बर्न करेंगे आपको उतना ही बर्गर किंग के जो यू विल बी एलिजिबल टू गेट दी बर्गर किंग कूपन फॉर दी बर्गर्स। सो इट इज अ वेरी, हालांकि कई लोग इसको कंट्रोवर्शियल भी हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्ली मतलब बहुत हेल्दी नहीं है, बट फिर भी ये जो इनका एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी ये काफी पॉपुलर हुई, और कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं कि उन्होंने जो उनका एक कोर कॉन्सेप्ट है फ्लेमिंग्स एंड फायर्स वाला, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उन्होंने अपने कंपेटिटर को competitor, they try to get an edge over their competitors through this kind of strategy. तो ये पूरी जो आपकी strategy थी, this was based on digital technology, मतलब augmented reality थी, कि आपको वो स्क्रीन पे जाके आपको you were burning those advertisement and it was helping a lot, मतलब काफी popular, it became very popular among the audience, especially in Brazil.
ये जो एक दूसरा ऐड है, ये अब मैं वर्चुअल रियलिटी का ऐड है और ये एडिडास ने ये कैंपेन यूज करी थी। हालांकि बिकॉज वी कैन से बिकॉज ऑफ प्राइवेसी एंड यू नो प्लेजरिज्म इश्यूज मैं वो एडवर्टीजमेंट की वीडियोस नहीं ला सकी, बट इफ यू कैन गो एंड विजिट दीज एडवर्टीजमेंट्स, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो ये था ये जो एडिडास का एडवर्टीजमेंट था, इन्होंने एक अपना आउटडोर एपरल टेरेक्स लॉन्च किया था और उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने वर्चुअल रियलिटी यूज करी कि विजिटर्स जब स्टोर्स पे आ रहे हैं, मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा इंस्टॉलेशन बेस्ड था और उनको था कि वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स और सेंसरी रिमोट कंट्रोल्स उनको दिए गए और उनको बोला गया कि आप पहाड़ों पे यू रीच दी माउंटेन्स, यू रीच दी समिट और उन पे आप कैसे चढ़ाई कर सकते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी के जरिए वो लोग माउंटेन्स को क्लाइंब कर रहे थे और उसमें जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग माउंटेन टेरेन्स थी उनको क्लाइंब करने के लिए उनको एनकरेज किया गया। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स की which created very engaging user experience and many people used it। तो उससे क्या हुआ कि इनका जो प्रोडक्ट था, जो उन्होंने अपना लॉन्च करी सीरीज अप्रैल और एक्सेसरीज की टेरेक्स, वो काफी पॉपुलर हुई। ये वन ऑफ माय फेवरेट एड कैंपेन है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी देखी होगी, मशीन लर्निंग, बिकॉज इट इज वेरी मच इंडियन ऑल्सो, जो कैडबरी सेलिब्रेशंस ने यूज करी थी। और इसके पीछे हम इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल कॉस्ट बेस्ड मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का भी बोल सकते हैं। इसमें कोविड के दौरान जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वो हम सब जानते हैं, जो स्मॉल शॉपकीपर्स या स्मॉल बिजनेस प्लेयर्स थे, उनको इसके सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी आर्थिक रूप से या उनके अपने बिजनेस सस्टेन करने में। सो कैडबरी ने ये सीरीज लॉन्च करी जिसका इन्होंने दो पार्ट्स में थी। एक था नॉट जस्ट अ कैडबरी एड, कि ये खाली एक कैडबरी का एडवर्टीजमेंट नहीं है, बट इट इज मेंट टू सपोर्ट दी लोकल एंड स्मॉल शॉपकीपर्स। एंड एक दूसरा था कि शाहरुख खान माई एड, जिसमें था ये जिसका मैंने आप लोग को पिक्चर दिखाई है, इसमें इन्होंने मशीन लर्निंग का उपयोग करा। इन्होंने एक बेसिक एडवर्टीजमेंट बनाया फीचरिंग शाहरुख खान और शाहरुख खान का एड उन्होंने क्रिएट किया और उन्होंने एक ऑप्शन दिया। अब इन्होंने, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे पिन कोड्स अवेलेबल है, तो इन्होंने ऑप्शन दिया कि आप अपना, मतलब जो शॉपकीपर्स है वो भी अपना एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते थे कि इस एडवर्टीजमेंट के जरिए जैसे ही अगर कोई ऑडियंस या कोई यूजर या कोई कस्टमर उस एरिया से गुजर रहा है और वो ऐड देखेगा, तो उसके पिन कोड से इन्होंने रिलेट किया इसको मशीन लर्निंग और एआई के जरिए कि उस पिन कोड के जरिए आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जा रहे हैं तो आपके पास अगर शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ता है तो शाहरुख खान बोलेगा कि आप अब की बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स से लीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं और पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स पास में पड़ रहा है तो आप पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स से लीजिए। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और ये बहुत ही पॉपुलर कैंपेन रही। और इस कैंपेन का सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि थोड़े दिनों बाद इन्होंने दे मेड इट ओपन फॉर शॉपकीपर्स कि आप खुद भी अपना क्रिएट कर सकते हैं और खुद अपना क्रिएट करके व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ही पर्पसफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मैं मानती हूँ, क्योंकि इसमें जब शाहरुख खान छोटे, मतलब सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कितना महंगा रहता है एडवर्टीजमेंट के लिए, पर ये एक आइडिया था कि शाहरुख खान स्मॉल शॉपकीपर्स के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं। सो इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर कैंपेन। ये जो एक नेक्स्ट कैंपेन है ये भी काफी पॉपुलर है और ये फेविक्विक ने स्टार्ट करी और इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज उन्होंने किया। अब इस कैंपेन में इनका था चुटकी में चिपकाओ, कलाकारी दिखाओ। तो एक तरह से हम जैसे बोलते हैं गेमिफिकेशन या उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने इस्तेमाल किया। और इसमें ये था कि एडवर्टीजमेंट जो इन्होंने बताया उसमें दे वर लीडिंग ऑडियंस कि आप हमारी एक माइक्रो साइट इन्होंने क्रिएट करी, उस माइक्रो साइट पे आप जाइए एंड जो दो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नेम आप इसमें एंटर करिए और उन एंटर करके जब आप उनका कॉम्बिनेशन बनेंगे तो देयर विल बी अ थर्ड पिक्चर विल बी कमिंग अप कंबाइनिंग दीज टू ऑब्जेक्ट। सो इट वाज टू अनलीश द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द टारगेट ऑडियंस। ये काफी हिलेरियस इसमें प्रोडक्ट्स भी बन के आ रहे थे। सो इट वाज आल्सो वेरी एंगेजिंग, मतलब काफी एंगेजमेंट रहा। हालांकि इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसाइज भी किया कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर्स नहीं है, बट दे वर आल्सो गिविंग नेम्स आल्सो। मेरे ख्याल से अभी, और इन्होंने इसके साथ कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया कि जिनकी बेस्ट क्रिएशंस होंगी उनको कुछ प्राइज मनी भी दिया जाएगा। ये अभी भी अवेलेबल है, यू कैन ट्राई दिस, बट आई थिंक दैट कॉन्टेस्ट इज नॉट देयर। सो ये भी काफी एंगेजिंग, काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज फेविक्विक
जो अपने विटी उसके लिए जाना जाता है, उसको अलाइन करते हुए उन्होंने इन एडवर्टाइजमेंट्स को क्रिएट किया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए, स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए कैसे एडवर्टाइजमेंट्स में बदलाव ला सकते हैं। तो जो फेविक्विक का एडवर्टाइजमेंट है, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट, क्योंकि यूजर जनरेट करके इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पे शेयर कर रहे थे, और इसमें इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स की भी हेल्प ली। भाई इट वाज आल्सो कंबाइंड विद इन्फ्लुएंसर्स वर आल्सो ट्राइंग टू प्रमोट दिस कैंपेन। So now let's talk about कि what are the merits and demerits, या हम क्या significance especially पहले बात करें। तो जैसा हम सब जानते हैं कि instant feedback and reviews आपको आ जाते हैं, ठीक है, और sharing भी आपके साथ हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू कैन गो ग्लोबल और ग्लोकल, मतलब आप ग्लोबल कम लोकल हर तरीके के टारगेट ऑडियंस को आप उसमें टारगेट कर सकते हैं। तो आपके लिए काफी इजी हो गया है ओवरसीज भी अपने एडवर्टीजमेंट पहुंचाने का, इंस्टाग्राम के जरिए, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। और स्पेशली जो स्मॉल प्लेयर्स है, स्मॉल मार्केट प्लेयर्स है, मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत ही डेमोक्रेटिक मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ज्यादा पैसा ना खर्च करते हुए भी वो अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी क्रिएटिविटी के साथ अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। ऑडियंस एंगेजमेंट की जैसे मैंने बात करी कि गेमिफिकेशन या जो भी आप इसमें यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, उससे ऑडियंस एंगेजमेंट इज मोर नाउ। मतलब पहले आप एडवर्टीजमेंट देखते थे, फिर कंज्यूमर जाएगा खरीदने, नहीं जाएगा आपको नहीं मालूम होता। अब ऑडियंस एंगेजमेंट के जरिए यू कैन मेजर that how much interest are audience taking in these advertisements। तो जिसको हम बोलते हैं मेजरेबल ROI, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने विज्ञापन बनाया, इसमें जो भी एफर्ट्स करे, उसमें आपका ROI क्या रहा है वो मेजरेबल है। कितने लोग उस साइट पे विजिट कर रहे हैं, कितने लोग उसमें एंगेज हो रहे हैं, कितने लोग उसको क्लिक कर रहे हैं। तो और इस सब से कि कितने लोगों तक एटलीस्ट हमारा एडवर्टीजमेंट पहुंचा है। नेक्स्ट स्लाइड प्रियंका मैम। जी, अब तो कुछ इश्यूज ऑफ कंसर्न है जो हमें समझने होंगे। इको चैम्बर की हमें बात यूजुअली तो हम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या यूज करते हैं तो इको चैम्बर की बात करते हैं, बट सिमिलरली दैट गोज फॉर एडवर्टाइजिंग आल्सो, कि एक इको चैम्बर क्रिएट हो जाता है। इको चैम्बर मतलब है कि आई एम श्योर आप सबको मालूम होगा कि एक सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट फिर आपको बार बार उसमें दिखाया जाता है। जब आप देखने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट ही आपको बार बार दिखाया जा रहा है। तो वो एक ही टाइप के एडवर्टीजमेंट आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी चॉइस को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। फिल्टर बबल्स इज अगेन अनदर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे अगेन यू टॉक अबाउट कि व्हेन यू आर लुकिंग एट द एडवर्टीजमेंट्स, तो वो बार बार आप सेम एडवर्टीजमेंट्स को ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक बबल आपका क्रिएट कर देते हैं कि बस ये है और आपको यही बार बार दिखाया जाए। सो देयर माइट बी अदर ऑप्शंस आल्सो, बट वो कहीं ना कहीं बबल भी आपको क्रिएट कर रहे हैं। और प्राइवेसी इशू ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारा डेटा आप उसमें जा रहे हैं। सपोज यू आर गोइंग टू माइक्रो साइट, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपका डेटा आप वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो ये डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे ऑल ऑफ अस नो कि लॉट ऑफ स्कैम्स आर आल्सो हैपनिंग। तो ये हमें बहुत सतर्क, मतलब ऑडियंस के पार्ट पे हमें बहुत इस पे सतर्क रहने की जरूरत है कि हम किसी साइट को जब विजिट कर रहे हैं तो हमारा डेटा सिक्योर्ड है, या फिर हम कोई गेमिफिकेशन या गेम में एंटर कर रहे हैं तो वहां पे अगर हम हमारा नंबर डाल रहे हैं या ईमेल डाल रहे हैं, तो वो सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ कंसर्न होते हैं। जैसा भार्गव सर ने बताया कि एड फटीग से हम गुजर रहे हैं, इसी को मैंने नाम लिया एड अवर्जन, कि एडवर्टीजमेंट अवर्जन भी हो गया है। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि कोको कोला ने अपना एक एडवर्टीजमेंट यूज किया, निकाला, जो उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी को किया, और उस पे क्रिटिक्स ये आई ऑडियंस की कि कुछ ऑडियंस को जो एआई को से संबंधित रिलेटेड क्रिएशंस थी या इमेजेस थी, उससे उनको अवर्जन हुआ। दे डिड नॉट लाइक इट, दे लाइक रियल ह्यूमन पीपल, या जो आप वहां पे अगर कुछ एआई के जरिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसको ज्यादा लोग इतना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लगातार इस टेक्नोलॉजी का ओवर यूज कर रहे हैं तो कस्टमर्स का इंटरेस्ट या ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे, वो समझना बहुत जरूरी है। एंड डिसेप्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मैंने इसलिए ऐड किया कि ये शुरू से ही एडवर्टीजमेंट्स का एक वन ऑफ द कंसर्न है। पर जब हम डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा
और ज्यादा हो सकता है कि जहाँ पे आप पहले हम बोलते थे फोटोशॉप इमेजेस एंड ऑल, नाउ लाइक यू नो एआई के जरिए आपने किसी सेलिब्रिटी को कुछ बोलते हुए दिखा दिया मशीन लर्निंग के जरिए, हो सकता है उन सेलिब्रिटी ने वो एडवर्टीजमेंट नहीं प्रमोट भी नहीं किया है या उनकी वॉइस को आपने इस्तेमाल कर लिया एआई के जरिए, तो अब आपके लिए थोड़ा खतरा महसूस करना जरूरी है कि कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट डिसेप्टिव या मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। रीता जी, बहुत आभार आपका। आपने संक्षिप्त समय में बहुत सारगर्भित तरीके से विज्ञापन की दुनिया से सभी को एक तरह से परिचित कराया। किस तरह से आज की दुनिया में विज्ञापनों के स्वरूप में, उनकी प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है और कैसे वो उपभोक्ताओं तक पहुंचकर उनकी सारी जो अभिवृत्तियां हैं उसको प्रभावित कर रहा है, और तकनीक ने कितनी सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई हैं, साथ ही उन चुनौतियों के संदर्भ में आज हमारे सामने है, उनकी ओर भी आपने संकेत किया। और उसके साथ जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपने बहुत ही प्रभावी और रोचक ढंग से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये जो नए दौर में नई टर्मिनोलॉजी के किस तरह के अभिप्राय हैं उसको यदि हम समझेंगे तो मुझे लगता है डिजिटल लिटरेसी भी शायद आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसी दौर में हम सामान्य लिटरेसी की बात करते थे, फिर हम कंप्यूटर लिटरेसी की बात करने लगे, फिर डिजिटल लिटरेसी की बात करने लगे और अब एआई लिटरेसी की बात कर रहे हैं। तो ये दौर धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन फिर भी संक्षिप्त समय में जिस तरह से आपने अपना उद्बोधन दिया, मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस ने उन नवीनतम प्रवृत्तियों को आत्मसात किया होगा और सभी हम किसी न किसी रूप में इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, रोज देख रहे हैं। केवल उसको अभिव्यक्त करने का और उस पूरी तकनीक को समझने का एक प्रक्रिया है। तो विशेषकर जो मीडिया और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर प्रियंका जी से, उसके बाद ये सत्र प्रश्नोत्तर के लिए खुला है। आप में से जो भी हमारे पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाहें अपना माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें और सवाल पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी हो कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आज के इस शाम की यादगार स्मृति के रूप में मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि डॉक्टर ऋचा यादव को ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें। Thank you so much, sir. Once again, ma'am, here we have your e-certificate and e-memento. Ma'am, this is just in honor of gratitude and respect from our side. Thank you so much. Thank you. Ma'am, we have your e-certificate as well. Let me share that. Meanwhile, I'll be sharing the feedback link. Those participants who have any query can raise their query in the chat box, and those can express their views, point of view through this webinar. So before this, let me share, ma'am. Ma'am, here is your certificate. I guess it is visible on the screen. Yeah, thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. ये व्हाट्सएप से हम आपको भिजवा देंगे। जी सर। और अब ये सत्र प्रश्नोत्तर के लिए खुला है। यदि किसी के मन में कोई सवाल हो, जिज्ञासा हो, टिप्पणी हो, आमंत्रित हैं। और जब तक आप प्रश्न पूछें, एक सूचना है, जो अगला हमारा वेबिनार है 193rd एपिसोड, वो 7 जनवरी को शाम को 6 बजे है। और जैसा मैंने कहा था, उसका विषय है रील्स, रीच एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वुमेन इन्फ्लुएंसर इन women health influencer in the digital era. Women health influencer in the digital era. डॉक्टर स्मृति पाड़ी, जो फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर में जर्नलिज्म असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने खुद ने पिछले 2-3 साल में जिस तरह से इस क्षेत्र में पदार्पण किया है, एक इन्फ्लुएंसर के रूप में वो भी नई पीढ़ी के लिए एक तरह से मोटिवेशनल फोर्स है। वो इस विषय पर आपसे बात करेंगी 7 जनवरी 6 बजे। लिंक अपना यही है और बाकी विस्तृत सूचना जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आपसे ये भी अनुरोध है कि जो हमने आपको सूचना भेजते हैं उसमें लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप का भी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको अपडेटेड जानकारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ की हमारी मिलती रहे, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप प्रश्नोत्तर के लिए जो भी पूछना चाहें
मुझे लगता है नहीं है कोई सवाल। मैम बहुत सारे बच्चे हैं हमारे मास मीडिया के, आई गेस कि बहुत सारे बच्चों ने तो भी एडवर्टीजमेंट को समझा ही नहीं होगा कि वो होते क्या है। तो अगर आप बच्चों को ये बताओ कि अगर उनको एडवर्टीजमेंट की फील्ड में आगे जाना है तो किन चीजों की प्रैक्टिस से वो आगे बढ़ सकते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट फॉर देम। मतलब क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो उनको अभी से इनिशियली लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रियंका मैम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग की हम बात करते हैं तो एक ऐसी विधा है विच इज वेरी क्रिएटिव, जहाँ पे रचनात्मकता की बहुत बड़ी एक भूमिका होती है। तो हमारे पास भी जो भी स्टूडेंट्स आते हैं या कोई एडवर्टाइजिंग हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछती हूँ कि भाई आप कितना क्रिएटिव हैं, आप अपने आप को कितना क्रिएटिव मानते हैं। अब क्रिएटिविटी आपकी कई तरीके से हो सकती है, यू नो यू कैन बी गुड विद ग्राफिक डिजाइनिंग, स्केचिंग एंड ऑल, यू नो ड्राइंग्स एंड इलस्ट्रेशंस। एंड देन आइडिएशन, कॉन्सेप्ट्स आप डेवलप करना चाहते हैं, या आप नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आइडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसेप्चुलाइजेशन, क्योंकि एड्स में आपको बहुत सीमित समय में एक बहुत बड़ी बात अपनी बतानी होती है, तो वो क्रिएटिविटी आपको आनी चाहिए। और लैंग्वेज, लैंग्वेज पे आप आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, यानी आप चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो और इम्पोर्टेंट है एडवर्टीजमेंट में कि आपको बहुत बहुत ज्यादा क्लिष्ट भाषा नहीं, आपके सिंपल वर्ड्स में आप उसको ब्यूटीफुली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है कि सिंपल मैसेज बट विद द अटमोस्ट क्रिएटिविटी। तो एक ये चीज है। दूसरी चीज है जो स्टूडेंट्स को, तो एक बात होगी कि आपको लैंग्वेज को अपना एनहांस करना पड़ेगा। दूसरी चीज हो गई कि टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नई स्किल्स आ रही है, स्पेशली जब हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की, तो उनको वो सब जो टूल्स हैं, जो क्रिएशंस के टूल हो गए हैं, जैसे कैनवा आ गया है, दूसरे और भी कई ऐप्स है, तो उस तरीके के जो टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, उनको भी यूज करना उनको आना चाहिए कि किस तरीके से। और अगर वो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या एसईओ, इनके बारे में भी अगर जानकारी रखेंगे, तो मुझे लगता है एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ फील्ड में एंटर कर सकते हैं। दैट विल हेल्प देम। थैंक यू सो मच मैम। हाँ दयानंद जी, आप कुछ पूछेंगे? नहीं सर। हाँ जी। डॉक्टर का ध्यान, संस्कारम यूनिवर्सिटी पटोदा। I am very grateful to you, sir. It is very authentic information about the digital advertising. This presentation is very useful for us and other viewers. Thank you so much, sir. चलिए, अच्छा, चैट बॉक्स में प्रियंका ने एक अपडेट दिया है। आप में से कोई मित्र इंटरेस्टेड हो, भारतीय विद्यापीठ में 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है विकसित भारत को लेकर के। तो जो भी जी सर। इंटरेस्टेड है, 30 और 31 जनवरी, उसकी डिटेल्स इसमें है। और नहीं तो भारतीय विद्यापीठ की वेबसाइट पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। उसमें यदि कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो आमंत्रित हैं। सर कन्वीनर की डिटेल्स भी शेयर्ड है। इफ दे नीड, इफ दे हैव एनी क्वेरी दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट देम हाँ हाँ, एंड वेबसाइट, दे हाँ कैन आल्सो वेबसाइट पे भी है कांटेक्ट। ना आपकी। जी सर, बिल्कुल। Meanwhile, I will request all the participants to generate their certificate as early as possible. मुझे लगता है और सवाल नहीं है, तो अब प्रियंका जी से फिर अनुरोध, वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस vote of thanks presentation. So thank you so much, ma'am. We are very grateful to have you in this platform, and the way you have expressed various topic related to advertisement. आपने बताया कि किस तरीके से जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो बेसिकली होता क्या है, आपने उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। आपने बताया कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो हाउ एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपने इनिशियली स्टार्ट ही चैलेंजेस से किया, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस एडवर्टाइजिंग को देखते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन जब आप चैलेंजेस से चीजें बता रहे हो तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें लेकर आ रहे हो। तो आपने इनिशियली ही बताया कि क्या चैलेंजेस आते हैं,
इन दिस डिजिटल एरा। आपने बताया किस तरीके से जो हमारा टू वे एडवर्टाइजिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम उसे किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने ये भी बताया कि हमारे जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं एडवर्टाइजिंग के वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो हमें फॉर्मेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, हमें ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि जो हम एड बना रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं। ठीक है, बिकॉज उसके बिना हमारा कोई बेस नहीं होगा और जो एड है उसका क्या कंटेंट है। तो आपने उन चीजों के बारे में बताया, आपने बताया ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के बारे में और वर्चुअल रियलिटी के बारे में, और वो चीजें आपने एक एग्जांपल के साथ शेयर की। तो आई गेस जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बिकॉज ऑग्यूमेंटेड जब हम सुनते हैं ना तो इट विल कम अक्रॉस कि ये कुछ नया है, इसके बारे में अभी हमें नॉलेज नहीं हो सकती, टाइम लगेगा इनके बारे में नॉलेज लेने में। तो आपने वो चीजें छोटी छोटी चीजें आज क्लियर की। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस डिटेल्ड yet precise presentation on this advertising. So I guess many students have cleared their thoughts about advertising. And great thanks to Banawat sir and Professor Aman Huda sir, Director BVI CAM, because ये दोनों हमारे पिलर्स है और इनकी वजह से ही आज हम हैं, सबको सुन पा रहे हैं। इनका जो सपोर्ट है, इनका जो मोटिवेशन है वो हम सबको एंकरेज करता है कि हम सारे वेबिनार्स में आए, आपको सुने और इसी तरीके से नेक्स्ट वेबिनार का वेट करें। सो थैंक यू सो मच टू टेक डिपार्टमेंट, जयंत सर, पुष्पेंद्र सर, and special thanks to all the participants who have been gathered with us, and stay connected for the next webinar which is on 7th. तो जैसा ऋचा जी ने कहा कि एडवर्टाइजिंग टू वे हो गया है आजकल, जी मुझे सर, लगता है अपनी ये जो वेबिनार है ये भी टू वे रहे तो बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सूरज प्रसाद जी हैं, हर बार सवाल पूछते हैं, आज ये शांत बैठे हैं। डॉक्टर शील अपने साथ हैं और मेरे ख्याल ये हिना वर्मा भी वही है क्या आपके जो रिसर्च स्कॉलर हैं? मेरे को ऐसा याद आ रहा है इनका एक आर्टिकल छापा था, यदि वही हिना वर्मा है तो आप में से कुछ सवाल पूछना चाहें तो जो स्पीकर है उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ हमने जो बात कही है उसे किस रूप में समझा गया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट्स भी हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स भी हैं। प्रोफेसर सरदाना हमारे साथ हैं, सडाना जी, डॉक्टर संजय कुमार सडाना। तो मैम आपने मैम एडवर्टाइजमेंट मुझे एक कैंपेन सवाल के है। बारे में भी, हाँ जी, हाँ आई जी, गेस मुझे लगता है कि एडवर्टीजमेंट को अगर हम समझते हैं तो आज के टाइम पे एडवर्टीजमेंट से ज्यादा हमें कैंपेन को भी समझना जरूरी है, बिकॉज वही बेस देता है। काफी सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बस कैंपेन तक ही सीमित रखते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग एडवर्टीजमेंट ऑन लार्ज स्क्रीन। तो आपने वो भी एक्सप्लेन किया, आई गेस वो भी क्लैरिटी है और हम अपने बच्चों एक को सवाल बताते है प्रियंका, कोई सवाल कोई पूछ रही है शायद, कोई एक हैं। somebody is there along with their हाँ query. यस किसी यस का मैम, मैं पूछ हाँ Yeah रही ma'am, थी you कि can मैम ये बिजनेस को, वीडियो क्रिएटिव बिजनेस को और पहले ग्रो अपना करना परिचय हो परिचय तो परिचय दीजिए, आप तो इंट्रोड्यूस मेरा योरसेल्फ नाम प्लीज। पंक्ति दलाल है और मैं पूछ रही थी कि बिजनेस को और ग्रो करना हो तो कौन सी वेबसाइट या विदाउट कॉन्टेक्ट मतलब कैसे उसे बढ़ाना चाहिए, हमें लोगों तक और पहुंचाने के लिए कैसे मतलब करना चाहिए, वो जाना क्रिएटिव लाइक आर्ट हो, हैंडमेड आर्ट हो, कुछ भी उसे और लोगों तक पहुंचाना हो तो किस तरह से करना चाहिए। जी, मेरे को आपका नाम एक बार वापस बताएंगे, मैंने नाम नहीं सुना आपका, सॉरी। पंक्ति पंक्ति जी जी पंक्ति, देखिए जो भी आपके पास आप कौन से क्रिएटिव बिजनेस में हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज़ है कि आपके कौन से कंपेटिटर्स हैं। आप कोई हैंडमेड क्रिएशन वाले प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं? यस यस मैम यस। तो मुझे लगता है कि इसके लिए देखिए कुछ जो जैसे मैंने बताया कि जो डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स हैं वो सब आपको थोड़ी ज़्यादा मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक एड क्रिएशन अपना जगह है। तो जैसे इंस्टा है, इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करें, क्योंकि आजकल हम जो बात कर रहे हैं कि आप अपना खुद के स्मॉल बिज़नेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। पर उसपे अब आपको उनके रील्स बनाना, उसपे स्टोरीज़ डालना, वो वाली जो टेक्नीक है, वो टेक्निक्स आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप जिसमें एक्टिव हैं, चाहे वो फ़ेसबुक है, उ उसमें जैसे फ़ेसबुक भी अपने फ़ेसबुक एड्स का एक ऑप्शन रखते हैं, गूगल का एड्स का एक ऑप्शन है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई टूल्स एंड देन यू नीड टू क्रिएट इट। तो एडवर्टाइज़मेंट आपके क्रिएशंस अपने आप बनाना एक अपनी जगह है, और एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस जिसे बोलते हैं, वो ये है कि आपका कंटेंट वहाँ तक लोगों तक पहुँचे। तो वो वहाँ तक लोगों तक पहुँचने के लिए आपको
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करना पड़ेगा, देन आपको सोशल मीडिया एंगेजमेंट को यूज करना पड़ेगा। लाइक सोशल मीडिया एंगेजमेंट में हो गया कि आपको आपने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट, आपने एक रील डाली और रील के साथ आपने सपोज एक क्वेश्चन दे दिया कि जो जो मेरे चैट बॉक्स या जो जो हमें मैसेजेस करेंगे इसके बारे में, उनमें से आपने डिसाइड कर लिया कि जो फर्स्ट 10 यूजर्स हैं या फर्स्ट 10 जो इसमें रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम छोटा छोटा गिफ्ट देंगे। सो इट इज लाइक दिस कि आप उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। तो अब इन्फ्लुएंसर्स में कुछ हैं जो बहुत बिग स्केल पे इन्फ्लुएंसर्स हम जिनको बोलते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लोकल और मतलब हम बोलते हैं बहुत यंग इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो एज पर योर बजट, ये जो आपकी पेड स्पॉन्सरशिप वगैरह है उसके साथ, या पेड पार्टनरशिप हम जिसको बोलते हैं, उनका थोड़ा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपको रहना है। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो तो हम सबको अवेलेबल है, हम सबके पास है। मेरे को लगता है आप भी होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पर वहां पे आप किस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी आप एक स्टोरी टेलिंग डाल सकते हैं दैट हाउ आर यू क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट, एक स्टोरी आप ये डाल सकते हैं कि हाउ योर प्रोडक्ट्स आर बेटर देन अदर्स, थर्ड स्टोरी आप यूजर्स की स्टोरी, यूजर जनरेटेड करते हैं कि जिसने आपका इस्तेमाल किया वो अपनी एक एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एंड देन यू आर शेयरिंग दोस पिक्चर्स। सो देयर आर वेराइटी ऑफ वेज जिसके द्वारा आप उस तक मतलब अपने कंटेंट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ओके, एक और थैंक यू। चीज मैम, इसमें एक और चीज है कि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एडवर्टाइजिंग एक स्टैंड अलोन स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती कि आपने एक अच्छा विज्ञापन बनाया या आपने अच्छा कंटेंट क्रिएट किया एंड दैट विल डिलीवर द रिजल्ट। ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड आपकी एक्सेसिबिलिटी, कितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट वहां तक पहुंच रहा है, उनको अवेलेबल है, और कितनी उसकी क्वालिटी है, इस सब पे भी काफी कुछ डिपेंड कर सकता है ना। हाउ डिफरेंट इट इज, जो मैंने बात की, डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो बाकी सब बना रहे हैं उससे थोड़ा अलग हो, तो उसको एज यूएसपी इस्तेमाल करते हुए आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो, थैंक यू। पंकज जी, आप कहाँ से हैं आप? मैं बड़ौदा से हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है आप या पढ़ा रही हैं या रिसर्चर हैं नहीं, क्या? मैं कंपनी में, आईटी कंपनी में मैं सीटीओ हूँ अभी, और मैं इसरो की ट्रेनिंग भी ले रही हूँ, ओके और ओके मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ आईटी में ओके। अभी। वही एमएस यूनिवर्सिटी से? नहीं नहीं, मैं आईटी दिल्ली, न्यू दिल्ली, आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, अच्छा अच्छा, वहां से न्यू कर। दिल्ली। ओके हाँ, ओके। आईटी। हम्म। हाँ जी, और कोई कमेंट या सवाल? चलिए तो फिर जी, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी को, उन्होंने समय निकाला और अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। मैं चैट बॉक्स में देख रहा था 2-3 जनों को सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, तो सेशन खत्म होने के बाद आप चिंता मत कीजिए, प्रियंका जी आपके साथ हैं, और जब तक आपको सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा तब तक वो जाएंगी नहीं, तो आप निश्चिंत रहें। और हमने कई बार कहा है कि सर्टिफिकेट सेशन के दौरान ही मिल पाएंगे, वो बाद में कई बार मैसेज आते हैं तो वो बड़ा मुश्किल काम है, तो आप सर्टिफिकेट लेके ही क्विट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 जनवरी को अपन फिर मिले।